Okay, hi everyone. So today also again I will see three important questions. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड हाउ यू हैव टू रीच द आंसर, है ना। अब आप देखो इस क्वेश्चन में, इट्स अ BBNJ ट्रीटी, आप सबको पता है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ओके, और द हाई सीज ट्रीटी। नाउ द पहला स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऑलवेज द ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या है, what led to the formation, okay, which body is involved, बहुत इंपॉर्टेंट है, okay, under which body such treaty was proposed or formulated, okay. Now if you see it is international treaty under the UNCLOS, UN clause treaty के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इज द फर्स्ट एग्रीमेंट अंडर UN clause। अब UN क्लॉज जो ट्रीटी है हमारी, कन्वेंशनल लॉज ऑफ द सीज, ओके। नाउ इसके टिल नाउ इट्स नॉट द फर्स्ट एग्रीमेंट, 3 एग्रीमेंट हैज बीन प्रपोज्ड। आई विल शो यू द एक्सप्लेनेशन। 3 एग्रीमेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, आई विल जस्ट शो यू, ओके। पहले तीसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट सेज इंडिया हैज ऑब्जेक्शन ओवर द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, hence have not signed BBNJ agreement. So India has not signed the BBNJ agreement due to some differences and conflicts. Okay, तो कोई भी ट्रीटी एग्रीमेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में तो आपको जानना ही है। एनी ट्रीटी, एनी ऑब्जेक्टिव के आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में पता करना ही है। इंडिया ने सिग्नेटरी है, रेटिफाइड किया रहा है, उसको रेटिफाई कर रखा है, या व्हाट इज द रोल इंडिया इज गेटिंग एज ए सपोर्ट फ्रॉम दैट ट्रीटी और एज ए पार्टनरशिप दैट बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द इंडिया, ओके। जैसे हमारा गावी अलायंस है, वैक्सीन वाला गावी अलायंस, ओके। नाउ दिस गावी अलायंस व्हाट एग्जैक्टली, इंडिया इज ए पार्टनर कंट्री, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट्स सप्लाइंग चीप वैक्सीन्स इन इंडिया, सपोर्टिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ओके। तो इंडिया का क्या वहाँ पे रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में, वो इंपॉर्टेंट हुई। तो इस एग्रीमेंट में भी इंडिया का क्या रोल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो विल सी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ओनली 1। तो कुछ 2 स्टेटमेंट गलत हैं, 1, 2 and 3, एनी 1 इज करेक्ट, रेस्ट 2 आर इनकरेक्ट। वी विल फाइंड इट कौन सा है। नाउ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओके। नाउ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप देखो यहाँ पे कि BBNJ जो एग्रीमेंट है और द हाई सी ट्रीटी, इसी को हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। किसी दिन हाई सी ट्रीटी आ जाए तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि BBNJ और इसमें और आप फिर उसको मार्क करके मत आओ, ओके। तो ये दूसरा नाम है, इसको याद रखिए। नाउ इफ यू सी हियर, इट इज द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट अंडर द UN क्लॉज। पहला क्या था देखिए, इट्स एन एग्रीमेंट विच एड्रेस द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, और दूसरा था विच एड्रेस द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हाई माइग्रेटरी फिश स्टॉक, ओके। तो ये 2 एग्रीमेंट ऑलरेडी बिफोर, इट्स अ थर्ड एग्रीमेंट BBNJ ट्रीटी अंडर UN क्लॉज। सो द सेकेंड स्टेटमेंट स्टेज इनकरेक्ट, इट सेज द फर्स्ट एग्रीमेंट, ओके। नाउ if you see the answer, you see the India signed the biodiversity, so there is no disagreement, okay. If the third statement में लिखा हुआ है objection, there is no objection, okay. So in this question the first and second are incorrect, first is correct. Now आपको यहाँ सीखने वाली क्या बात थी, सीखने वाली ये बात है कि आपका पास कोई ट्रीटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पेरेंट बॉडी क्या है, पेरेंट बॉडी इज इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरा उसका फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरा इंडिया का रिलेशन। अच्छा, कोई भी इस तरीके की ट्रीटी जब पहले होता था एग्जाम, तो इट यूज टू बी लाइक काइंड ऑफ समथिंग इंडिया हैज साइंड, तब भी पूछते थे। बट अभी रिसेंट ट्रेंड में क्या हो गया कि एनी इंटरनेशनल ट्रीटी दे विल आस्क यू, है ना। आप देख लो, वो पूछेंगे कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके बारे में वो पूछने की 100% कोशिश करेंगे, इट डजेंट मैटर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी,
कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड ट्रीटी होती है तो उसको आपको याद करना है एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी हियर, बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट है, बट आपको मजा आएगा करके। ओके, इट इज स्पीकर। नाउ इफ यू सी द स्टेटमेंट, इट सेज द स्पीकर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है, कैन प्रिसाइड द हाउस फॉर 6 months आफ्टर विच सीजेस टू बी द स्पीकर ऑफ द हाउस। एक प्रोविजन होती है कि एनी मेंबर कैन बी मिनिस्टर विदाउट गेटिंग इलेक्टेड फॉर 6 months, राइट। कोई भी इंसान को इफ इट्स एज इज अबव 25 years, बिकॉज राज्यसभा में क्या है 30 years और लोकसभा में 25 years, राइट। तो मिनिस्टर्स तो दोनों हाउस में से हो सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द लोकसभा। इवन राज्यसभा में हमारे जो मनमोहन सिंह, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर बट ही वॉज फ्रॉम द राज्यसभा, ही वॉज नॉट इलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर, ही हैज बीन नॉमिनेटेड इन द हाउस, राइट ना, इलेक्टेड बाय द नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉट बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप देख लो, जो 25 years प्लस एज है अगर, तो कोई भी मेंबर इस हाउस का मिनिस्टर बन सकता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने यहाँ पुट किया, क्या स्पीकर के साथ भी ऐसा है? इज दिस एप्लीकेबल टू स्पीकर ऑल्सो, कैन ही कैन बी द स्पीकर फॉर द 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, राइट। स्पीकर इज इन द लोकसभा, सो वील ओनली टॉक अबाउट द लोकसभा। तो लोकसभा में मेंबर्स आर इलेक्टेड, तो अगर स्पीकर इलेक्टेड नहीं है तो क्या ही कैन और शी कैन बिकम द स्पीकर फॉर 6 months। सेकेंड स्टेटमेंट इज ए मेंबर हु इज नॉट द मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस फॉर 6 months, ही कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन द पार्लियामेंट। नाउ आपको अब देखो यहाँ पे, आई विल टेल यू वन थिंग, आई हैव ट्राइड टू कंफ्यूज यू द फर्स्ट स्टेटमेंट विद द सेकेंड स्टेटमेंट। अगर ये 6 month वाली चीज जो अगर आपको याद भी नहीं आती है, आई मेड यू रिमेंबर 6 month so that you can apply the same thing in the very first statement, और ये गलत हो जाए, because there is no such provision in the constitution which says कि 6 महीने तक speaker can become speaker without getting elected. He has to become the member. The day he is not the member, he ceases to be speaker. So it is mandatory for a speaker to be the member of the house. There is no such provision कि 6 months तक हो सकते हैं। तो आई हैव ट्राई टू मेक यू रिमेंबर दैट प्रोविजन एंड यू कैन अप्लाई इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, और आप गलत करो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में देखिए, ही कैन पार्टिसिपेट बट कैन नॉट वोट। ही कैन नॉट वोट। वोटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द हाउस। पार्टिसिपेट करना, लाइक पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट योर सजेशन, बट वेन्स यू वोट यू आर गिविंग सम मैंडेट, राइट। और when you give mandate you have to be member of the house. It's not something like आप member नहीं हो, बाहर से चले आए हैं और वोट दे रहे हैं, you can't vote, है ना, logical. A member who for any period of the 6 consecutive months is not a member of the legislative of the state shall at the expiration of that period ceases to be minister. तो ये सिंपल सी बात लिखी गई है कि आपका अगर 6 महीने तक आप मिनिस्टर नहीं बन पाए, इलेक्टेड नहीं हो पाए, सपोज a person A, he is not the member of the house but he has been selected as a minister of the urban affair for 6 months, उसको कोई हटा नहीं सकता, right, but after 6 months he has to be elected। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, अगर 6 महीने तक अगर वो मेंबर नहीं बन पाया तो ही एट द एक्सपायरेशन ऑफ सीजेस टू बी मिनिस्टर, वो मिनिस्टर फिर नहीं रहेगा। इस सिंपल लैंग्वेज को थोड़ा सा मुश्किल करके थर्ड स्टेटमेंट में पुट किया गया है टू किल योर टाइम एंड टू गेट यू मोर कन्फ्यूज्ड। ओके, सो दिस इज सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। इफ यू सी द आर्टिकल इट सेज, अब आप देखो बहुत मजा आएगा आपको। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्पीकर क्या लिखा हुआ है? The speaker shall vacate his house if he ceases to be the member of the house of the people. Lok Sabha. There is no such provision of 6 months. Shall vacate if he ceases to be the member of the house. समझ में आया? दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, Not entitled to vote. हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। सारे सब कुछ देखो आर्टिकल में है, नथिंग आई एम सेइंग बाय माई सेल्फ। इफ सी आर्टिकल 88, इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ओके, ही कैन पार्टिसिपेट बट ही कांट बी, ठीक है, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग,
बट ही कैन नॉट वोट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए आप, बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अ मिनिस्टर हु फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट एट द एक्सपायरेंस सीजेस टू बी मिनिस्टर। सो ये थर्ड स्टेटमेंट एज इट इज सही। सो दिस इज व्हाट यू गॉट इट। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न टू सॉल्व। और ये चीज़ें कैसे आती है आपको समझ में, जब आप प्रैक्टिस करते हो, राइट? ये चीज़ें एकदम से नहीं आएगी आपको, बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ द रीडिंग इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड प्रैक्टिसिंग इज अनदर स्टोरी इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोनों चीज़ चलेगी तभी आप क्लियर करोगे। कितना भी हाथ पैर फेंक लीजिए, आप जब तक प्रैक्टिस पे नहीं उतरोगे बैडली अग्रेसिवली, आपका ये पेपर नहीं क्लियर होने वाला। ठीक है, एग्रेसिव होना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ हो गया। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 क्वेश्चंस का एक रहता है, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ओके, नाउ इफ यू सी दिस स्टेटमेंट, ये चीज़ कहीं ना कहीं तो डिफाइंड होगी ना, है ना? कहीं ना कहीं तो डिफाइंड होगी। इट्स नॉट लाइक समथिंग कि हर जगह आप पाओगे इसको, है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है ना, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल किस एक्ट के अंदर है, और दूसरा है इसको नोटिफाई कौन करता है। 2 चीज़ है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे इट्स क्रिटिकल, इट्स आइडेंटिफाई अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। समझ में आया? इट्स रिटन हियर, यू सी द एक्ट, इट इज रिटन हियर। ओके, तो एंड द नोटिफिकेशन ऑफ CTH इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, आप आज पढ़ना बैठ के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, एंड एक्ट के अंदर भी जाके, ऐसे मैंने पेज तो कर दिया है यहाँ पे, कोर और द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरियाज ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ये एक्ट के अंदर डिफाइंड है 1972। सो इफ यू सी द आंसर, सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आज के 3 क्वेश्चंस यही होते हैं। नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल सी अगेन टुमारो।